कक्षा 11 जीव विज्ञान, जीव जगत का वर्गीकरण पाठ में पार्ट 5 के अंतर्गत सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे विषाणु को, वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विषाणु जो है जब तक किसी सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं रहता है तब तक उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि या गुणन नहीं होता है, इसलिए वह निर्जीव है। जैसे वह सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो उसमें सजीवता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो हम चलते हैं कि वायरस के सजीव लक्षण क्या क्या है। तो सजीव का जो लक्षण होता है इसमें नंबर 1 जो होता है सजीव का है। सजीव का नंबर 1 जो लक्षण इसका है कि वायरस केवल जो होता है सजीव कोशिकाओं में सक्रिय रूप से होते हैं। विषाणु केवल सजीव कोशिकाओं में सक्रिय रूप से मिलते हैं, सक्रिय रूप में मिलते हैं। ये नंबर 2 होता है कि सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन का गुण होता है। तो विषाणु में सजीव कोशिकाओं के अंदर जनन का गुण होता है। दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट ये होता है कि सजीव कोशिकाओं के साथ इसमें आरएनए या डीएनए मिलता है। तुम लिखते हैं सजीव कोशिकाओं की भांति इसमें आरएनए या डीएनए मिलता है। ठीक, तो ये जो होता है सजीवता का लक्षण होता है। इसके आगे भी इसमें और इसके लक्षण होते हैं। जैसे क्या होता है कि वायरस का जो संरचना होती है, आगे संरचना वो सजीवों के समान निश्चित होती है। ठीक है। चौथा पॉइंट होता है कि वायरस की आकृति व संरचना निश्चित एवं अस्थायी होती है। ये निश्चित एवं अस्थायी होती है। ठीक है। फिर इसमें केवल 2 पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। ऐसे ही कई है। ये सजीवता का लक्षण होता है। निर्जीव में क्या होता है कि जैसे अभी हमने पहले चर्चा किया कि जब जीवाणु किसी जीवधारी के संपर्क में नहीं रहता है तो उसमें निर्जीवता का लक्षण प्रकट होता है। तो जैसे इसमें क्या है कि अजीवित या निर्जीव का जो लक्षण है इसमें देखिए कि जो वायरस प्रोटीन होती है तो प्रोटीन खोल में एक डीएनए या आरएनए का क्या होता है, अणु होता है। ठीक। दूसरा ऐसी होता है कि सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर ही इनमें जनन होता है। तो पहला पॉइंट हो जाता है कि केवल सजीव कोशिकाओं
कोशिकाओं में पहुंचने पर ही इसमें जनन होता है। एक पहला पॉइंट हो गया। आप इसमें था सक्रिय रूप में मिलते हैं तो इसमें हो गया जब पहुंचेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर दूसरा होता है वायरस कणों में कोई वृद्धि नहीं होती। वायरस कणों में कोई वृद्धि नहीं होती। तो निर्जीव में जो भी निर्जीव वस्तु होती है तो उसमें वृद्धि कहाँ होती है। तो इस प्रकार से वायरस जब निर्जीव है, किसी सजीव कोशिका के संपर्क में नहीं है, तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। फिर एक इसमें होता है कि जैसे सजीव कोशिकाओं में डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड मतलब द्विकुंडलन। लेकिन कुछ जो विषाणु होते हैं उसमें एक वलयक ही डीएनए होता है। फिर तीसरा होता है वायरस कोशिकीय नहीं होते। काहे नहीं होते हैं? क्योंकि इसमें कोशिका कला, कोशिका द्रव्य या कोशिका के अंगक वो नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये अकोशिकीय होता है। चौथा पॉइंट इसमें होता है कि सजीव कोशिकाओं के बाहर कृत्रिम पोषक माध्यम में इसमें जनन नहीं होता। ठीक है, सजीव कोशिका के बाहर कृत्रिम पोषक माध्यम में इसमें जनन नहीं होता। तो हम लिख देते हैं सजीव कोशिकाओं के बाहर कृत्रिम पोषक माध्यम में इनमें जनन नहीं होता है। ये इसके पॉइंट हो गए, क्यों सजीव है और क्यों क्या है निर्जीव है। अब इसमें एक जो होता है कि देखिए, अभी तक तो हम वायरस की संरचना के बारे में अध्ययन किए, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है इसके बारे में अध्ययन किए। अब हम जो होता है वायरस की रोग जनकता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लिखते हैं वायरस की रोग जनकता। ये वायरस की रोग जनकता है। तो देखिए, वायरस जो होते हैं वह जंतु पौधों में भी होते हैं, जंतु कोशिकाओं में भी होते हैं और वहाँ पहुँच करके रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे पादप में, तो यहाँ पर क्या होता है पादप रोग। पादप रोग में क्या है, नंबर 1 होता है तंबाकू का मोज़ेक। तंबाकू का मोज़ेक रोग, इसको कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज़। टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये इसको शॉर्टकट में टीएमबी कहते हैं, टीएमबी। दूसरा जो होता है गन्ने का मोज़ेक, गन्ने का मोज़ेक, इसको कहते हैं शुगर केन। शुगर केन मोज़ेक। तीसरा जो होता है भिंडी का येलो वेन मोज़ेक। भिंडी का येलो
वेन मोज़ेक। तो इसमें चौथा जो होता है पपीते का कॉर्ल लीफ। ये अब दूसरा जो होता है जंतुओं में, तो ये तो पादपों में था। दूसरा होता है जंतुओं में, तो देखिए मनुष्य में होने वाले मुख्य रोग। तो मनुष्य में होने वाले जो मुख्य रोग होते हैं, इसमें देखिए क्या होता है कि नंबर 1 जुकाम, नंबर 2 चेचक, नंबर 3 फ्लू, नंबर 4 डेंगू, नंबर 5 पोलियो, नंबर 6 खसरा, नंबर 7 एड्स, नंबर 8 हेपेटाइटिस। इस तरह से अनेक रोग, कंजक्टिवाइटिस है जो आँख रोग होता है, मम्स है, इस तरह कई रोग हैं। तो वायरल की रोगों की संक्रमण विधियाँ क्या होती हैं, मतलब वायरल रोग कैसे कैसे फैलता है, तो उसकी संक्रमण की कौन सी विधियाँ होती हैं। तो एक वो होता है वायरस रोगों की संक्रमण विधियाँ। देखिए वायरस रोग की संक्रमण विधियाँ क्या हैं? वायु द्वारा, नंबर 1 पहला होता है वायु द्वारा। देखिए वायु द्वारा क्या होता है, वायु द्वारा होता है जुकाम, खसरा, चेचक, है ना। जुकाम, खसरा, चेचक, जुकाम, खसरा, चेचक, छोटी माता आदि, ये जो होते हैं वायु द्वारा। जैसे लोग छींकते हैं जुकाम वगैरह में, तो छींकने में क्या होता है कि जो कण होते हैं, वे कण जो होता है छींकने पर जुकाम वगैरह जो निकलते हैं, तो वे कण जो होते हैं श्वसन क्रिया के साथ जो होता है श्वसन मार्ग से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब होता है। दूसरा जो होता है संक्रमित भोजन या पेय पदार्थ द्वारा, संक्रमित भोजन या जल द्वारा। संक्रमित भोजन या किसके द्वारा? जल द्वारा। तो देखिए हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये सब क्या होता है कि भोजन के या जल के साथ हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो हेपेटाइटिस, पोलियो, हेपेटाइटिस और क्या होता है? पोलियो, ठीक है, आदि। ये तीसरा जो होता है, तीसरा जो है ये होता है मूत्र जनन मार्ग द्वारा। मूत्र जनन मार्ग द्वारा। तो मूत्र जनन, इसे एड्स है, क्या है?
एड्स का जो विषाणु होता है यह मूत्र जनन मार्ग द्वारा शरीर के अंदर क्या आता है, प्रवेश करता है। तो ये मूत्र जनन मार्ग द्वारा हो गया। चौथा होता है संक्रमित सुई द्वारा। तो संक्रमित सुई द्वारा कैसे होगा? जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी है, HIV का वायरस है, ठीक है, तो संक्रमित इंजेक्शन द्वारा संक्रमित रोगी के साथ उस शरीर से क्या होते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो संक्रमित सुई द्वारा क्या क्या फैलेगा? हेपेटाइटिस बी, ठीक है, HIV वायरस, ये जो होते हैं HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी, ये संक्रमित सुई द्वारा पहुंचते हैं। अगला होता है संक्रमित जानवरों के काटने से। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुत्ता है, ठीक है, अगर वो काट लेता है या मच्छर काट लेता है, डेंगू का मच्छर, पीत ज्वर का मच्छर काटता है, तो काटने पर विषाणु जो होते हैं उसके रोके उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर वह व्यक्ति उस रोग से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। तो जैसे रेबीज है, ठीक है, वायरस, डेंगू का विषाणु है, डेंगू का विषाणु किसके काटने से होता है? डेंगू मच्छर के काटने से होता है। एडीज एजिप्टी उसको कहते हैं। तो इस तरह से ये संक्रमण की विधियां होती हैं। अब संक्रमण का जो होता है सुरक्षा कैसे होगा? वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा हम देखते हैं। वायरस संक्रमण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा, ये प्राकृतिक सुरक्षा है। तो देखिए प्राकृतिक सुरक्षा में क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र नंबर 1 होता है। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, ये शरीर का जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रतिरक्षा तंत्र कौन से होता है? जैसे वायरस जो होते हैं प्रतिजन हैं, एंटीजन, जो विष पदार्थ उत्पन्न करके परपोषी कोशिका में, उनके शरीर में प्रवेश करके उनकी क्रियाओं को बाधा पहुंचाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, उसके प्रति, उनके विष युक्त पदार्थों के प्रति एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडी माने प्रतिरक्षी बनाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं कि उन्हें संक्रमणकारी जो वायरस होते हैं उनको क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। बात समझे? तो ये तो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर होता है। कोई भी अगर एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो तुरंत हमारा WBC जो होती है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती हैं, है ना, वो हमारा मुख्य प्रतिरक्षा तंत्र है। उस प्रतिरक्षा तंत्र की लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और फिर उन रोगाणुओं से लड़ती हैं और हमारे शरीर की फिर क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। दूसरा होता है इंटरफेरॉन।
दूसरा होता है इंटरफेरान। इंटरफेरान, देखिए इंटरफेरान जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इंटरफेरान किसे कहते हैं? देखिए इंटरफेरान का पता किसने लगाया? आइजैक लिंडनमान ने। आइजैक लिंडनमान एवं लिंडनमान, आइजैक लिंडनमान ने, ठीक है, कब लगाया? 1957 में पता लगाया कि वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार, भाई वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये निकटवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर विषाणु संक्रमण के लिए प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है जो निकटवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर, तो निकटवर्ती कोशिकाओं पर पहुंचकर क्या करता है? वायरस संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो वायरस रोधी पदार्थ को क्या कहते हैं? इंटरफेरान कहते हैं। अतः इस वायरस रोधी पदार्थ को इंटरफेरान कहते हैं। इंटरफेरान कहते हैं, ये होता है इसमें। अब देखिए जो वायरस रोगों द्वारा जो उपचार होता है, उपचार कैसे होता है? उपचार में क्या है कि टीका लगाना। आप देखते हैं चेचक, खसरा, पोलियो, है ना, इन सब जितने भी महामारी हैं इनके प्रकोप से बचने के लिए क्या होता है? टीका लगाया जाता है। रसायन चिकित्सा है, रसायन के माध्यम से जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीवायरल औषधियाँ हैं, उनका प्रयोग होता है। ठीक, तो इस तरीके से विषाणु को, है ना, विषाणु से होने रोग का उपचार किया जाता है। तो ये तो हो गया विषाणु के रोग, संक्रमण रोग के प्रति सुरक्षा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है कि विषाणु के संक्रमण की जो रोग होता है ना, तो अब ये तो सुरक्षा हो गई। अब वायरसों की उपयोगिता क्या होती है? तो वायरस जो होते हैं इनकी उपयोगिता ये होती है कि ये बैक्टीरियोफेजेज जो जीवाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करने तथा उनसे उत्पन्न रोगों का उपचार
व रोकथाम में इनकी इसी क्षमता का क्या किया था, उपयोग किया है। अब जैसे क्या है कि पेचिश में या आंत्रशोथ में उत्पन्न होने वाले जो जीवाणु होते हैं एशेरिकिया कोलाई, उनको नष्ट करके रोग निवारण के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा चीज़ होता है आनुवांशिक अनुसंधानों में तथा आनुवांशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वायरस के सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी, रोगजनकता और उसके बाद जीवों में या पादपों में होने वाले रोग और उसके संक्रमण के प्रति सुरक्षा के बारे में अध्ययन किए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में जाएगा। धन्यवाद।